आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, उस समय इसका कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसमें जो डायरेक्टर होता था इसके डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए कर दिया गया। पहले 1 वर्ष का था, उसको बढ़ाकर 4 वर्ष का कर दिया। डायरेक्टर को राजस्व कर और व्यापार कर की 1 वर्ष की रिपोर्ट ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, वही जो बंगाल का गवर्नर था उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो होता था वो 5 वर्ष होता था। गवर्नर परिषद में उस समय 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था। ठीक, फिर अगला क्या होता है? आगे होता है बंगाल में एक हाई कोर्ट का गठन होता है। बंगाल हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बंगाल हाई कोर्ट कर लीजिए इसको, ये हाई कोर्ट है। बंगाल में एक हाई कोर्ट का गठन होता है, जो आगे चलकर 1774 में वो बन के तैयार होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2-3 अदर जज थे। पहले चीफ जस्टिस उसके जो थे वो फर्स्ट थे एलिजा एम्पे थे। और इसमें क्या था कि आंग्ल विधि से मतलब पाश्चात्य विधि से इसका वो इसमें न्याय दिया जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ बंगाल था, बंगाल कलकत्ता का क्षेत्र था। इसके विरुद्ध अपील सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के पास जा सकती थी, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास जा सकती थी बस। डायरेक्टर द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा, ये हाईकोर्ट जो बना था, डायरेक्टर द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उसको समीक्षा करेंगे। उसके बाद उनको बताएंगे कि इसमें क्या संशोधन करना है क्या नहीं। तो ऐसा किया गया था उस समय। और इस समय जो जज बने थे उनकी वेतन थी 8,000। खैर खाला ये पूछा नहीं जाता है। फिर इसमें ये था, इसमें एक चीज़ और कर दिया गया था, व्यक्तिगत व्यापार। मतलब जितने ब्रिटिश के वो थे कंपनी के लोग थे वो व्यक्तिगत अपना व्यापार करते थे और उपहार भेंट लेते थे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ऐसा बंद कर दिया गया था, व्यक्तिगत व्यापार बंद कर दिया गया था, उपहार भेंट बंद कर दिया गया था। फिर आता है 1781 का संशोधन एक्ट। 1781 का संशोधन एक्ट आता है, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों का सुधार के लिए आया था। गवर्नर परिषद के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट मतलब वही हाई कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट बोला गया। हाई कोर्ट में पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। मतलब जो बताए थे ना पिछले कि अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बनाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की पंजीकरण जरूरी है, तो वो हटा दिया गया था। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामाजिक और आर्थिक सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया था कि भारत के सामाजिक और आर्थिक आधार पर न्याय करेगी। मतलब वो जो न्याय करेंगे वो भारत के सामाजिक आर्थिक उस पर न्याय करेगी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसमें ये बोला गया कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंट के जो लोग थे वो वहाँ जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वही कलकत्ता हाई कोर्ट जो था वही था, उसी को सुप्रीम कोर्ट बोला गया था। फिर आता है 1784 का एक्ट। 1784 एक्ट में बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ काउंसिल में राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किया गया था। गवर्नर काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, जिसमें 3 सदस्य और एक गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल 2 मत दे सकता था, एक साधारण मत और एक निर्वाचक मत। साधारण मत अपना दे सकता था, एक निर्णायक मत, ये निर्णायक है, नियोजक नहीं, ये निर्णायक मत, एक निर्णायक मत दे सकता था। मतलब गवर्नर जनरल को 2 अधिकार है। मतलब जैसे 4 सदस्य थे तो गवर्नर जनरल को केवल 1 लोगों का साथ चाहिए था, 2 अपना 1 लोगों को कोई भी कानून पारित कर देता था। प्रधान सेनापति एक नया पद का सृजन किया गया था, जिसमें था प्रधान सेनापति का पद।
सैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, अध्यक्ष होता था, सैन्य का अध्यक्ष होता था, सैनिकों का अध्यक्ष होता था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का नाम बदल दिया गया था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र नाम दिया गया था, जिसमें मतलब भारत के जितने क्षेत्रों में ब्रिटेन के वो थे, उसमें ब्रिटिश के आधिपत्य में उसमें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। फिर आता है 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट में परिषद के बहुमत निर्णय को अस्वीकार करने का पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मतलब परिषद कोई नियम कानून अगर पारित करता है, अगर गवर्नर जनरल को नहीं पसंद आता, वो वीटो लगाकर उसको अस्वीकार कर सकता है। जैसे आजकल राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर, अस्वीकार कर सकता है। फिर आता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को शक्ति, जो सैन्य शक्ति थी और असैन्य शक्ति, ये दोनों सभी शक्तियाँ दे दी जाती हैं गवर्नर जनरल को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेजा गया था 1786 ईस्वी में। जो सैन्य और असैन्य दोनों शक्तियाँ देकर इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी में भेजा गया। फिर आता है 1793 एक्ट। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और वीटो पावर का इस्तेमाल भावी गवर्नर जनरल कर सकते हैं। वीटो पावर मतलब प्रॉपर वो बना था। और बोर्ड ऑफ काउंसिल के परिषद के वेतन कंपनी के कोष से दिया गया था। पहले क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, अब ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ काउंसिल का परिषद का जो वेतन दिया जाएगा वो कंपनी के कोष से दिया जाएगा। फिर आता है 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में फिर कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है। मतलब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है, जिसमें चाय और अफीम को छोड़कर, जो चीनी चाय और अफीम की वो चीन के साथ था, इसको छोड़कर बाकी सबको ख़त्म कर दिया जाता है। और ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों को भारत में आने का मौका दिया गया था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को क्राउन का अधिकार रहेगा। ऐसा बोला गया कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जितना है उतने में क्राउन का मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा साहित्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था इसी में। फिर आता है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों में बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। मतलब अनिवार्य रूप से बाइबिल पढ़ाया जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य जितने कॉलेज और स्कूल थे। अस्थाई शासन पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। अस्थाई शासन को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था, जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब थी आज की डेट में है, वैसे पहले था। और गवर्नर जनरल जो था वो कलकत्ता का, बंगाल का था। और उसी में 3 प्रेसिडेंसी और बनाई गई थी, जिसमें थी आगरा प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक। फिर आता है 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में ये कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसमें यह कहा गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा आज से। जो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटी। यही बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी को उठाकर भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था, विलियम बेंटी को। गवर्नर परिषद में तीन सदस्य प्लस एक और 3 अन्य तो थे ही, गवर्नर जनरल था और 2 अलग थे, वो तीन सदस्य थे। इसमें एक सदस्य को और जोड़ दिया गया, जो विधि का सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। यह अस्थायी पद था, जिसको मतलब ला भी सकते थे, हटा भी सकते थे। जब जरूरत पड़ती थी ला लेते थे, जब जरूरत पड़ती थी हटा देते थे। जो पहला सदस्य बना था लॉर्ड मैकाले थे। भारत के कानून संहिताबद्ध इकट्ठा किया गया। भारत में मतलब जितने कानून थे सब इधर उधर थे, तो इनको एक बुक में लिखा गया। 1838 के विधि आयोग द्वारा अध्यक्षता मैकाले ने किया था। 1838 के विधि आयोग आया था, जिसकी अध्यक्षता मैकाले ने किया था। फिर आता है एक नया प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, वही आगरा प्रेसिडेंसी बता रहे थे। दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। चाय और अफीम की व्यापार को भी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब चाय और अफीम के व्यापार को भी वो छीन लिया गया था कंपनी से, क्राउन के हाथ में चला गया था। और सेक्शन धारा 87 के तहत
धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। इसमें यह कहा गया था गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। फिर आते हैं संपूर्ण भारत के लिए एक बजट की व्यवस्था कर दी गई थी इसी में। फिर आता है 1853 का एक्ट। 1853 के एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, मतलब कोई सीमा नहीं है, अब उसको बढ़ा दिया गया था, जब मन करेगा तब बंद कर देंगे, आगे चल के ऐसा होता भी है। और विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। नियम कानून बनाने के लिए भारतीय केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया गया था, जिसमें था ICS, CS, ICS, IAS नहीं, पहले CS था, CS को ICS किया गया, ICS से IAS किया गया अभी आज की डेट में। और गवर्नर परिषद में था कितने 12 सदस्यों को वो कर दिया गया था, जिसमें से एक गवर्नर जनरल स्वयं था, एक प्रधान सेनापति था, और परिषद के 4 सदस्य थे, और 4 प्रांत के गवर्नर जनरल थे, और एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जज रहते थे। बंगाल के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी इसी में। और गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की अस्थायी बना दिया गया था। विधि सदस्य को अस्थायी रूप से बना दिया गया था गवर्नर जनरल परिषद में जो थे। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 में यह था कि कंपनी का शासनकाल को समाप्त करके क्राउन के हाथ में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। कंपनी का शासन यहाँ से भारत से समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, लास्ट गवर्नर जनरल जो था। भारत परिषद में 15 सदस्य, 15 प्लस एक भारत राज्य सचिव, मतलब यहाँ से 16 कर दिया गया था। 15 सदस्य थे, एक भारत का राज्य सचिव जो होता था वो ब्रिटेन की संसद का एक मंत्री होता था, जिसमें 15 सदस्य में जिसमें 8 सरकारी थे, 7 निदेशक मंडल के द्वारा चुने जाते थे, 8 सरकार के माध्यम से चुने जाते थे। और फर्स्ट जो भारत राज्य सचिव बनाया गया था वो लॉर्ड चार्ल्स वुड को बनाया गया था। ये नया पद 1858 में जोड़ा गया था, 2 अगस्त 1858 को लागू किया गया था इस कानून को। भारत शासन अधिनियम 1858 को 2 अगस्त 1858 को लागू किया गया था। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1961। भारत परिषद अधिनियम 1961 में कहा गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को सम्मिलित किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को पहली बार इसी में 1861 के अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम में शामिल किया गया। और वायसराय को विधिमंडल के सदस्य को मनोनीत का अधिकार दिया गया, मतलब विधिमंडल के सदस्य को वायसराय वो कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। और विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, विभाग को बंटवारा करने का यहीं से शुरू हुआ था, मतलब विभागों को बांटने का, अलग अलग करने का यहीं से शुरू हुआ था। वायसराय को अल्पकालिक अध्यादेश जारी करने की वो स्वीकृति मिल गई थी, मतलब वायसराय कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी नियम कानून जारी कर सकता है, जिसका कार्यकाल वही जो आज की डेट में है 6 माह है, वही पहले भी था, आज भी वही है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1892 का एक्ट। 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 में ये कहा गया कि विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पहले अधिकार नहीं था, न बहस कर सकते थे, न प्रश्न पूछते थे, परंतु मत करने का अधिकार नहीं दिया गया था। बजट में मत करने का अधिकार नहीं दिया गया था। 6 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा कि आप प्रश्न पूछेंगे कोई। और निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया यहीं से। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 में उस समय के
उसको मार्ले मिंटो सुधार वो एक्ट भी कहा जाता है। उस समय के भारत सचिव जो थे जॉन मार्ले थे, और मिंटो जो था वो वायसराय था, भारत का वायसराय। और इसी बीच जो एक घटना होती है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, उसी बीच वो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, 1906, जिसका वो ढाका में किया गया था। आगा खां और नवाब मुर्शिद उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि भारत परिषद में सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया था। 16 तो कर दिया गया था पिछले वाले में, इस बार 60 कर दिया गया बढ़ाकर। पहली बार भारतीय परिषद को वायसराय का कार्यपालिका परिषद के सदस्य के बने जाने में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। मतलब पहली बार वायसराय की कार्यपालिका कार्यपालिका परिषद में जो सदस्य बने थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वो पहले भारतीय थे। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुस्लिम को चुन सकते हैं, वही पृथक निर्वाचन। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, वही मतलब मुस्लिम लीग के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और वायसराय जो था चेम्सफोर्ड था। इसकी भूमिका ये थी कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया था। मतलब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसमें ये कहा गया कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी, जो 1912 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। 1913 में एनी बेसेंट भारत आई थी इसी दौरान। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, मतलब एक हो गए थे। 1917 में चेम्सफोर्ड वायसराय बनकर भारत आया था। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर रिपोर्ट बनाई और पेश किया था। 1919 का एक्ट पेश किया गया था, जिसमें प्रावधान क्या था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 7 सदस्यों को थे, केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए किया गया था। राज्य परिषद के चुनाव में टैक्स भरने वाले ही भाग ले सकते थे, सरकार को टैक्स देते थे। और केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था, जिसमें जमींदार और भारतीय उद्योगपति और विशेष निर्वाचक मुगल ये सब शामिल होते थे। जिसमें उस समय 8 प्रांतीय विधानसभा का गठन होता है। 8 प्रांतीय विधानसभा का गठन होता है, जिसमें था बम्बई, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा संयुक्त राज्य, मध्य प्रांत, आसाम। फिर इसमें यह भी किया गया था कि महिलाओं को मताधिकार मिला था, महिलाओं को मत करने का अधिकार दिया गया था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इसी में दिया गया था। फिर आता है कुछ प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था इसी के द्वारा 1919 में ही कुछ प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। और प्रांतीय अधिकारिता को 2 भागों में बांटा गया था। प्रांत की अधिकार को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय, अनारक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। एक आयोग का गठन किया गया था जो 10 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर आता है 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसके उपरांत 1936 में 3 गोलमेज सम्मेलन पर विचार के उपरांत 1936 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था 1935।
1935 का भारत शासन अधिनियम 36 में पारित किया गया था। इसमें प्रांतों को द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत प्रणाली को लागू किया गया था। मतलब प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ था। उस समय 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ था, जिसमें राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, जिसमें था 11 प्रांतों में था मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो पाकिस्तान का है इस समय, और बम्बई, बिहार, बंगाल संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, सिंध प्रांत, असम, उड़ीसा, ये 11 प्रांत थे। फिर आते हैं राज्य परिषद। राज्य परिषद व केंद्र विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल, वही वायसराय कर दिया गया था, वायसराय को दे दिया गया था। इसी में सूचियाँ बनी थी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो केंद्र देखती थी, राज्य सूची जो अलग अलग प्रांतों का होते थे, समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। फिर आता है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका को दिल्ली में स्थापित किया गया था। मुद्रा एवं इसमें आता है, फिर आता है मुद्रा और एवं शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। फिर आता है वर्मा। वर्मा को ब्रिटिश शासन से अलग कर दिया गया था। मतलब म्यांमार, आज की डेट में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में ही। 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था, जिसमें उड़ीसा और सिंध प्रांत थे। 1937 में चुनाव हुआ। 1934 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने सरकार, 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी, मुस्लिम नहीं, 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई, और एक प्रांतीय में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, जो पंजाब की सरकार बनी थी, और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई थी, जो बंगाल में सरकार बनी थी। और कांग्रेस ने 6 प्रांतों में जो सरकार बनाई थी, मद्रास थी, बम्बई थी, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये था। और मिलीजुली सरकार जिसमें था सिंध, असम और उत्तर पूर्व पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो। फिर आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन, उसमें ब्रिटेन के पीएम जो थे वो चर्चिल थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट के सदस्य थे, उनको भेजा गया था भारत में। उसमें ये कहा गया था कि सेकंड विश्व युद्ध में भारतीय अगर स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, ब्रिटेन का सहयोग करते हैं, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था इसीलिए कि वो भारतीयों को राजी किया जाए सेकंड विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए। युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार दिया जाएगा कि वो भारतीय स्वयं संविधान सभा का निर्माण कर सकेंगे, और युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, और प्रांतों को संविधान स्वीकार करने और न स्वीकार करने की छूट रहेगी। मतलब ये तो एक तरह से तोड़ने वाली बात होती है। तभी कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था, यह बोलकर कि देश अपने टुकड़े में बढ़ जाएगा। और मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने कहा पहले पाकिस्तान की बात करो। फिर आता है 22-23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पहली बार किया था। 1940 में गांधी जी ने इसे आउटडेटेड चेक कहकर अस्वीकार कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। उसी समय वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया था।